राधे राधे। सब्सक्राइब बटन पे सिर्फ एक फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 470, जेलस आरव। आरव ने सानवी को देखा और बस देखता ही रह गया। पर अगले ही पल ये देखकर भी सानवी आज इतनी बदली सी क्यों लग रही है, उसके कपड़े और उसके बाल और उसके एटीट्यूड, पर उसके सामने बैठा वो लड़का उसके इतने क्लोज क्यों है। सानवी के कपड़ों में लंबी सी स्लिट थी जिससे उसकी गोरी लंबी टांगें विजिबल हो रही थी। उसके बाल जो सुबह तक लंबे थे अब वो उसके कंधे पर आ रहे थे, इसलिए बैकलेस ड्रेस से उसकी गोरी पीठ दिखाई दे रही थी। सानवी की वाइट हाइट अच्छी खासी थी, इसलिए उसकी पीठ से कमर तक की काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। आरव ने उसे देखा और जैसे उसका हाथ ड्रिंक के ग्लास पर कस गया, उसका खून खौलने लगा। सानवी को इस तरह देखकर वो उसे अपनी लाल आंखों से देख ही रहा था कि उसके कानों में रागनी की आवाज़ आई, आरव, अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया। आज ही ब्रेकअप हुआ है और आज ही उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। दिस इज़ द रियल फेस ऑफ दैट विच। देखो तो कितनी बेशर्म के साथ उस लड़के से फ्लर्ट कर रही है। इधर सानवी आरव की तिरछी नज़रों को उसे देख रही थी। रणवीर ने उसे ऐसे करते देखा और कहा, स्टॉप लुकिंग एट हिम, इट सीम्स लाइक तुम उसके पास जाने के लिए मरी जा रही हो। यह सुनकर सानवी हैरान हो गई। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बस हम। पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। वो आरव से प्यार करती थी, पर आरव ने एक बार फिर से उसका दिल तोड़ दिया था। वो उदास हो गई। उसने अपनी उसे उंगली को देखना जहाँ पर सुबह तक उसकी सगाई की रिंग थी, जिसे आरव ने बहुत प्यार से उसे पहनाया था, लेकिन अब उसकी उंगली बहुत खाली खाली सी लग रही थी। रणवीर ने उसे ऐसे देखा तो वो अपनी आंखें गोल घुमाते हुए बोला, मिस रायजादा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है दैट यू वॉन्ट्स हिम बिसाइड यू सो बैडली। सानवी ने उसे मुंह बनाकर देखा। तभी उसकी नज़र रणवीर के पॉकेट्स पे लगे ब्रॉच पर पड़ी, जिसकी पिन सेट नहीं थी। उसने इशारा करते हुए कहा, तुम हमारा छोड़ो, अपना देखो, ये तुम्हें लग जाएगा। रणवीर ने उस तरफ देखा। वह बोला, ओह शायद ये निकल गई है। अगर तुमने नहीं बताया होता तो यह मेरे दिल के आर पार चली जाती और मैं इससे मर भी सकता था। यू नो। ये कहते हुए अपना ब्रॉच पिन ठीक करना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर खुद ही हाथ में पिन को चुभा लिया। आउच! और वह अपने हाथ हिलाने लगा। सानवी ने देखा उसकी उंगली में खून आ रहा है। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उस पर टिश्यू दबाते हुए बोली, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, लग गई ना। रणवीर उसे यह सब करते देख रहा था और इधर आरव उन दोनों को देखकर जल भुन रहा था। अब वह ठीक है, ये सब अब रहने दो, ये अब ठीक है, सानवी ने कहा और उसके हाथ को नीचे रखते हुए बोली, लाओ इस पर हमें दो, हम ठीक कर देते हैं। पता नहीं तुम करने लगे जाओ और अगली बार से कहाँ और चोट लगा लो। रणवीर ने अपना मुंह बनाया और सानवी उसके थोड़ा सा करीब झुकते हुए उसके कोट के ब्रॉच पिन को सेट करने लगी। तभी रणवीर की नज़र दूर खड़े आरव पर पड़ी, जो उन्हें इस तरह से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आरव उन्हें कच्चा ही निगलने वाला है। उसे ऐसा देखकर रणवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सानवी के चेहरे को देखा, जो बहुत ध्यान से अपना काम करने में लगी हुई थी। उसके चेहरे पे उसके कुछ बाल आ रहे थे। बिना ज़्यादा सोचे हाथ बढ़ाकर सानवी ने के लटों को कानों के पीछे टक कर दिया। सानवी हैरान हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर करके रणवीर को देखा, जो उसके होठों पर प्लेफुल स्माइल देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। वह उससे दूर हटने लगी तो रणवीर ने कहा, ऐसे ही रो, वह हमें देख रहा है। सानवी समझ गई रणवीर किसके बारे में बात कर रहा है। रणवीर की आंखों में देखने लगी, पर पता नहीं क्यों उसके करीब होने पर उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रणवीर को भी कुछ ऐसी ही हालत थी। उसे लग रहा था और जैसे अभी उसका दिल उसका सीना चीर कर बाहर ही आ जाएगा। सानवी की नीली आंखें उसे उसके नज़दीक आने पर मजबूर कर रही थीं। उसकी आंखें इतनी गहरी और इनोसेंट थीं कि रणवीर को लगा जैसे अगर वो कुछ और वक्त उसके इतने करीब रहा तो उसके डूबने में खुद को बचा नहीं पाएगा। अभी वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि किसी ने बहुत जोर से उनकी टेबल पर अपना हाथ पटका। सानवी और रणवीर का ध्यान टूटा और वे दोनों उस तरफ देखने लगे। उसके सामने आरव बहुत गुस्से से खड़ा दोनों को ही देख रहा था। सानवी ऐसे देख
दिखा रही थी जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, पर वह आरव को अपने सामने देखकर उसे थोड़ा अजीब महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे वे आरव पर चीट कर रही हो। उसे कमज़ोर पड़ता देखकर रणवीर ने उसे हाथ पर हाथ रखा और धीरे से बोला, मिस रायज़ादा, खुद को संभालो। यह सुनकर सानवी के चेहरे के रंग बदल गया। उसने ऐसे दिखाया जैसे वे आरव से वहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। आरव बहुत गुस्से से सानवी को देख रहा था और अचानक से उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे खींचकर खड़ा कर दिया और उसे वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन सानवी को दूसरा हाथ रणवीर ने पकड़ लिया। आरव ने बहुत गुस्से से उसे देखा और बोला, लीव हर हैंड। पर रणवीर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और आरव की आंखों में देखते हुए बोला, यह तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। आरव ने दांत पीसते हुए कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम मेरे होते कौन हो मुझे रोकने वाले। रणवीर कुछ कहता उससे पहले सानवी ने आंखों दिखाकर अपना हाथ छुड़ाते इशारा किया। रणवीर ने उसका हाथ छोड़ दिया और तो आ रहा हूँ उसे छोड़ दिया तो उसे खींचते हुए पार्टी से वेन्यू से दूसरी तरफ ले जाने लगा आरव, और उन दोनों को अंश ने भी नोटिस कर लिया। आरव सानवी को लेकर वॉशरूम एरिया में आ गया। उसने सानवी का हाथ झटक कर थोड़ा, जिसे सानवी दीवार से टकरा गई। आरव ने सानवी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं और तुम उस रणवीर के साथ क्या कर रही हो। सानवी ने खुद को संभाला और अपने चेहरे पर से आ रहे बालों को पीछे हटाते हुए बोली, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है हम किसके साथ क्या करें। रिमेंबर वी ब्रोक अप दिस मॉर्निंग, जस्ट दिस मॉर्निंग। आरव ने उसे इस तरह बोलते देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह गुस्से से उसके करीब आया और उसके बाजू को पकड़कर उसे दीवार पर लगाते हुए बोला, क्या हुआ अगर हमारा ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन फिर भी तुम यह सब नहीं कर सकती। तुमने देखा है खुद को कैसा हाल बना लिया है आप अपना। तुमने बाल कटवा लिए और तो और ऐसे कपड़े भी पहन लिए जिससे सब तुम्हें ही देख रहे हैं। तुम ये क्या कर रही हो सानवी, क्या तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह अटेंशन सीकर बन गई हो। यह सुनकर सानवी ने गुस्से से उसके हाथ और अपने बाजू छुड़ाया और उसे धक्का देते हुए बोले, सो वॉच, हाँ अब हम साथ नहीं हैं, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमसे सवाल करने का। तुम जाओ ना अपने दोस्तों के पास, हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। इसलिए बंद करो अपना ये नाटक और जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। आरव ने उसकी ऐसी बात सुनी और वो बोला, रियली तुम पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दे रही हो मुझे, आरव मल्होत्रा को। लेट मी डू दिस। यह कहते हुए उसने सानवी के लाल होठों को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आरव को धक्का देना चाहा, लेकिन वह आरव इतना स्ट्रांग था कि वह उसे हिला भी नहीं पाई। आरव, आ रहा हूँ, उसे अपनी पूरी फोर्स के साथ किस कर रहा था आरव। जल्दी दोनों के मुंह से ब्लड के टेस्ट आने लगा। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत जोर से आरव के होठ को बाइट किया, जिससे आरव उससे दूर हो गया। सानवी ने अपने उल्टे हाथ से अपने होठों की साफ किया और सुबकते हुए बोली, आरव जस्ट गेट लॉस्ट, हमारे भी सब खत्म हो चुका है तो तुम हमें अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। उसे ऐसा देखकर आरव को एहसास हुआ उसने अभी सानवी के साथ क्या किया। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो हम सच कंप्लेंट कर देंगे। तुम तो जानते ही हो ना, छेड़छाड़ के लिए अंडर सेक्शन 354 में 5 साल की सज़ा होती है। तुम सज़ा से तो बच सकते हो, लेकिन तुम्हारे रेपुटेशन का क्या तुम चाहते हो तुम्हारे इतने सालों की मेहनत से बनाया हुआ नाम मिट्टी में मिल जाए। आरव ने हैरानी से सानवी को देखा। वो उसे कंफर्ट करना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था। आरव उसके पास आना चाहता था, लेकिन सानवी ने अपना हाथ दिखाकर उसे अपने पास आने से रोक दिया। वो बोली, दूर रहो हमसे, हमें तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वह पार्टी वेन्यू की तरफ आई, पर अब उसने अपने कदम रोक लिए और वह अपने आंसू साफ करते हुए खुद को कंट्रोल किया और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ रणवीर के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर अंश की तरफ जाने लगी। रणवीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे रोक लिया। सानवी उसे देखने लगी। रणवीर उसके पास आया और उसके होठों पर लगे खून को अपने अंगूठे साफ करते हुए बोला, इसे साफ कर लो,
नहीं तो तुम्हारे डैड को लगेगा मैंने उनकी बेटी के साथ बदतमीजी की है। सानवी उसे देखने लगी। वो भूल गई कि आरब ने उसे किस किया था। सानवी ने उसे उसका हाथ पकड़ा और अंश के पास आते हुए बोली, एक्सक्यूज मी डैड, हमें घर जाना है। रणवीर हमें ड्रॉप कर देगा, आप फिक्र ना करें। अंश ने रणवीर को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो उसके पास आया और उसके हाथ में रणवीर का हाथ छोड़ते हुए बोला, नहीं मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, आ रहा हूँ, हम घर जा रहे हैं। अंश देख पा रहा था कि सानवी के साथ कुछ तो गलत हुआ है और उसे डर था कि उसकी बेटी जल्दबाजी में कुछ गलत कदम ना उठा ले। रणवीर के उसके मन को समझ रहा था, इसलिए उसने कहा, हाँ मिस रायजादा, आपको अपने डैड की बात मान लेनी चाहिए। अंश ने रणवीर के डैड को उन्हें जाने देने की इजाज़त मांगी और सानवी के साथ पार्टी वेन्यू से चला गया। सानवी ने जाते हुए उसे मुड़कर देखा तो रणवीर के हाथ हिलाकर उसे बाय कहा। सो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो। एंड नेक्स्ट एपिसोड 471, रूहानी इरिटेट आयाश हवेली। रूहानी कल की तैयारी कर रही थी और आयाश सोफे पर बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। रूहानी ने धीरे से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अपनी स्वीट आवाज़ में बोली, मे आई कम इन सर। आयाश ने उसे एक नज़र देखा और हाँ में सिर हिलाया। रूहानी अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान के साथ अंदर आई और दरवाज़ा धीरे से बंद करते हुए आयाश के सामने खड़ी हो गई। आयाश ने हाथ दिखाकर उसे बैठने के लिए इशारा किया। रूहानी चुपचाप कमरे में बीचों बीच कुर्सी पर बैठ गई। आयश ने कहा, शुरू हो जाओ। रूहानी ने उसी तरह प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, हमारा नाम रूहानी सिंह रायजादा है, हमें पढ़ना बहुत पसंद है, साथ में हमें डेकोरेशन मैनेजमेंट का काम भी किया है। आप हमें काम पर रख लीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, थैंक यू। ये कहने के बाद उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या अब ठीक है, हमने सही से कहा ना। आयश उसकी तरफ बुक को देखते हुए उसके पन्ने पलटते हुए बोला, नहीं तुमने सही से नहीं किया, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी स्कूल के बच्चे को इंट्रो दे रहा हो, सही से करो। ये सुनकर रूहानी ने झुल्लाते हुए कहा, आयश जी 10 बार से ज़्यादा हो गया हमें प्रैक्टिस करते हुए, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते। अब तो हमारे पैर भी दुखने लगे, चलते हैं चलो। आयश फिर से उसी तरह बोला, कौन सा तुम 100 किलोमीटर से चल के आ रही हो, तुम्हें वॉशरूम से ही तो बाहर आना है। रूहानी उसके पास आते हुए बोली, आयश जी प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, हम पक्का कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, बस एक बार। आयश ने बुक को साइड किया और रूहानी को देखने लगा जो उसे अपने बच्चों जैसी सूरत बना रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है चलो। रूहानी खुश हो गई। आयश ने उसे एक्साइटेड होते देखा तो कहा, पहले तुम इतना एक्साइटेड होना बंद करो, अपने चेहरे पर थोड़ा सीरियसनेस लेकर आओ, ताकि सामने वाले को लगे कि तुम काम करने के लिए कितनी डेडिकेटेड हो। ये सुनकर रूहानी ने पोकर फेस बना लिया। आयश ने कहा, ऐसे नहीं, मतलब तुम थोड़ा सा मुस्कुरा सकती हो, ज़्यादा नहीं। रूहानी अपने होठों पर छोटी सी मुस्कान लाते हुए बोली, ऐसे। आयश बोला, बेटर। दूसरी बात, तुम्हें कभी भी डेस्परेट होकर काम नहीं मांगना, तुम्हें ऐसे दिखाना है जैसे काम को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें काम की नहीं, ओके। रूहानी ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया। आयश ने उसे ऐसे देखा तो कहा, तुम्हें सर नहीं हिलाना है, तुम्हें वर्ड्स में जवाब देना है, इससे तुम्हारा इम्प्रेशन गलत पड़ेगा। ये सर, रूहानी ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा तो आयश अपने कान बंद करते हुए बोला, सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, इतनी जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम से, मैनर के साथ, जैसे मैंने तुम्हें पहले सिखाया था। रूहानी उसी तरह बोली, ओके सर। आयश ने अपना सर हिलाया। रूहानी बोली, सर आप मुंडी नहीं हिला सकते, आपको वर्ड से जवाब देना है। आयश ने घूरकर उसे देखा और कहा, शट अप, मैं ये कर सकता हूँ, और ये मुंडी क्या है। रूहानी बोली, वही जिसे आप सर कहते हैं वो मुंडी है। आयश इरिटेट होकर बोला, शट अप, तुम इतना बकबक कैसे कर सकती हो, जितना ज़रूरत होता है उतना ही बोला करो, ज़्यादा बोलने की मुंह दर्द हो जाएगा। रूहानी ने कहा, मुंह दर्द भला क्यों होगा, मुंह बात करने के लिए ही तो होता है। अब आप चुप रहने लगे तो मैं मुंह का क्या। वो कह ही रही थी कि आयश ने उसके होठों पर अपनी 2 उंगली से पकड़कर बंद कर दिया और बोला, चुप रहो,
अब मुझे कुछ नहीं सुनना। रूहानी ने अजीब सा मुंह बना लिया। आयश बोला, अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहते हुए वो बेड पर आकर लेट गया और अपनी तरफ की लाइट ऑफ कर दी। रूहानी बेड पर आ गई और उसके पास लेट गई, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसे आयश को देखा और आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसने कहा, आयश जी। आयश ने कहा, रूहानी बोली, अगर हम पास ना भी हो पाए तो आप हमें काम पर रख लेना। आयश उसी तरह बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हें ऐसे दिखाना है जैसे काम को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें काम की नहीं। रूहानी बोली, लेकिन आप एक बार हमारे बारे सोच कर देखिए ना, आपको लगता है हम पास हो जाएंगे। आयश ने कहा, शट अप रूहानी, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी कमरे से बाहर फेंक दूंगा। रूहानी ने मुंह बनाया, लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कहा, अगर हम काम नहीं करेंगे तो। वो कह ही रही थी कि आयश की आंखें खोली और पलट कर उसके ऊपर आ गया। रूहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी हकलाते हुए कहा, आप ये क्या। उसने इतना ही कहा था कि उसके मुंह से आवाज़ आना बंद हो गई, क्योंकि आयश ने उसके होठों पर अपने होठ से बंचो कर दिए थे। उसने कसकर आयश की शर्ट को पकड़ लिया। आयश ने अपने हाथ पकड़ा उसके हाथों को और उसे बेड पर प्रेस कर दिया। वो उसे डीपली किस करने लगा। कुछ देर बाद रूहानी की सांसें उखड़ने लगीं। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, इसलिए वह आयश को धक्का देने लगी। आयश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे बेड पर प्रेस करते हुए और भी उसे फोर्स के साथ चूमने लगा। कुछ देर बाद आयश रूहानी के होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन और जॉ लाइन पर चूमने लगा। रूहानी गहरी सांसें ले रही थी। उसमें उसकी सूट की डोरी को पकड़ा और खींचकर उसके कंधे से उसके कपड़े हटाते हुए उसके कंधे को चूमने लगा। रूहानी जैसी उसकी गर्म सांसों एक एहसास में पिघल रही थी। आयश ने कुछ ही देर बाद रूहानी के कपड़ों को उसके शरीर से अलग कर दिया और ब्लैंकेट में अपने ऊपर डाल लिया। यूं ही कुछ पल बीत गए और वक्त बीतने के साथ कमरे में रूहानी की सिसकियां गूंजने लगी। इधर रितिका ने झट से अपनी आंखें खोली। उसने वंश को देखा, जो उसके गर्दन के पास सर रखकर आराम से सो रहा था। उसने रितिका की कमर पर अपना एक बाजू लपेट रखा था। दोनों के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था और वो दोनों एक पतले से ब्लैंकेट के लपटे हुए थे। वंश की गर्म सांसें रितिका के कॉलर बोन पर टकरा रही थी, जिससे रितिका के शरीर में रह रहकर सिरहन सी दौड़ रही थी। उसने वंश को शांत चेहरे को देखा। वो देखने में काफ़ी हैंडसम था। रितिका ने धीरे से अपनी कमर से वंश के हाथ को हटाया और उसने हल्का सा पुश करते हुए उसकी बगल में उठ गई। उसने खुद को ब्लैंकेट से लपेट लिया और उठकर बैठ गई। उसने वक्त देखा तो रात के 12 बजने वाले थे। रितिका बेड से उठ गई और उसके साथ ही उसके मुंह से एक सिसकी बाहर आई। उसने अपने बॉडी को लोअर पार्ट में हो रही दर्द को इग्नोर किया और वंश की शर्ट जमीन से उठाकर पहन लिया। उसने अपने बाल ठीक किए और धीमे कदमों से दरवाजे के पास आई। रितिका ने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चली गई। उसने इधर उधर देखा। हवेली में इस वक्त सभी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। रितिका को लगा जैसे यही मौका है। वह जल्दी से नीचे भागी। 2 दिनों में उसने देख लिया था कि वहाँ पर किसका कमरा है, इसलिए उसने वक्त बिताए बिना ही अर्श के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। उसने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला और अंदर चली गई। ग्लास वॉल के चांद की हल्की रोशनी में सोना की परछाई उसे बेड पर सोती हुई नजर आई। उसे लगा वह उठाना जाए, इसलिए धीरे धीरे वह कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसने धीरे से उसका डोर खोला और कबर्ड में कुछ ढूंढने लगी। जल्दी उसके हाथ में एक फाइल लग गई। फर्स्ट सेशन में अंश ने जिसे सोना ने इम्पोर्ट किया था, उसे रितिका ढूंढ रही थी। रितिका ने फाइल्स को देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, गॉट इट। उसने ऐसे ही कुछ फाइल्स उठा ली और उसके काम की थी। तभी देखा सोना ने करवट ली। रितिका ने उसे देखा तो उसकी सांसें रुक गईं और उसी जगह पर खड़ी हो गई। कुछ पल बाद उसने देखा सोना फिर से सो गई। उसी वक्त अंश की कार आकर हवेली के सामने रुकी। सानवी उससे बाहर आई और सीधा कमरे की तरफ चली गई। रितिका ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से पीछे खड़ी होकर उसे देखने लगी, पर बहुत देर बाद अंश अंदर नहीं आया, इसलिए उसे लगा शायद सानवी अकेली ही आई है।
उसने गहरी सांस ली और बाहर आ गई। वो दबे पांव सीढ़ी से ऊपर जाने लगी, तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, रितिका, तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही हो? अर्श भी उसके पीछे आने वाला था, लेकिन उसका फ़ोन बजने लगा था, सो वो बाहर ही रह गया था।